वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। अपना जो यूनिट चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चल रही थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंदर जो अपना लास्ट टाइम टॉपिक था वो था ग्रुपिंग ऑफ सेल। और ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन जो था सेल का वो हम डिस्कस कर चुके थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई। क्या अपने सभी काम, सभी पर्पजेस, सभी रिक्वायरमेंट जो थी वो सीरीज कॉम्बिनेशन से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। वहां पर आपने देखा था जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा अपनी एक ड्रॉबैक रह गई थी। क्या कि उसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज तो हमें मिल रही थी, बट मैक्सिमम वोल्टेज के साथ साथ उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो भी साथ साथ ऐड हो रहा था। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से जो अपना करंट था, करंट फ्लोइंग था, वो क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। तो मैक्सिमम करंट हम सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमें एक और नया कॉम्बिनेशन सीखने की जरूरत पड़ी। वो क्या थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक। और इसमें जैसे हमने ये दो सेल कंसीडर की हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, R1 है, और इसका ईएमएफ कंसीडर कर लिया कितना है, E1 है। और ये एक दूसरी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R2, और ईएमएफ कितना मान लिया हमने, E2 है। तो पहले हम, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी रहे क्योंकि कंसेप्ट तो सभी का सेम ही रहेगा, इसलिए हम केवल दो ही सेल को कंसीडर करके चल रहे हैं। लास्ट में हम कह देंगे कि इसी तरह से ये सारे के सारा अप्लीकेबल रहेगा किसके लिए, एन नंबर ऑफ सेल के लिए। ओके, तो हमने ये दो सेल जो है कंसीडर की लाइक दिस, और इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इसमें से। ओके, तो आपको याद होगा कि जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का भी स्टडी किया था, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में भी स्टडी किया था, तो वहां पे आपने देखा था जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी जो है एक ही टर्मिनल पर, इन सभी सेल का एक टर्मिनल, सभी सेल का एक एंड इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर जो वेरिएशन रहेगी वो किसकी रहेगी, करंट की रहेगी। तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ पर कितना है, I2 करंट है, और ये दोनों ऐड होकर I करंट बन जाते हैं, और इस तरह से फिर से ये सेपरेट हो जाते हैं क्या, I2 और I1 के अंदर, राइट। ओके, तो I इज इक्वल टू कितना है अपने पास, I1 प्लस I2। बट इन केस ऑफ ए सेल, सेल के केस में जो आप I निकालते थे वो क्या निकालते थे, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। इसका जो डायग्राम था वो क्या था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे आपने सेल कंसीडर की थी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, ईएमएफ E था, और इस तरह से ये कंप्लीट सर्किट बन रहा था। तो R और R दोनों सीरीज में होने की वजह से एड अप हो जाते थे, और ईएमएफ बाय R प्लस R इज इक्वल टू I। सेल के केस में जो हम करंट निकालते थे वो इस फॉर्मूले से निकालते थे, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, I इज इक्वल टू I1 की जगह पे अब आप रिप्लेस करोगे इसको, क्या, I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R है। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, IR प्लस IR इज इक्वल टू E, और यहाँ से ये जो IR दिख रहा है इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V हम लिख देते हैं, और यहाँ से इस तरह से E, और IR इज इक्वल टू E माइनस में V, और I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस V बाय R। तो ये यहाँ से अपने पास क्या आ चुका है, अलग अलग सभी टर्म्स जो हमने यहाँ पर कंसीडर की हैं उसके फॉर्म में आपने क्या निकाल लिया, I करंट निकाल लिया। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं I की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, E माइनस में E1 माइनस में V बाय R1। अब ध्यान रहे बेटा, मैं यहाँ पे जो V की वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, सो हियर EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, केवल इन दोनों की जो वैल्यू है वो चेंज रहेगी, V की वैल्यू में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो I2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगी, E2 माइनस में V डिवाइडेड बाय R2। अब हम क्या करते हैं, जो ईएमएफ वाले फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा
E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस में V इंटू में 1 बाय R1। चलो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, E1 बाय R1 माइनस में V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस में V बाय R2। मैं डायरेक्ट ये अगला स्टेप कर रही थी, पर कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो ये इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो E वाले फैक्टर हैं उसको अलग कर लेते हैं। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस में V दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो गया। और ये साथ में क्या चल रहा है आपके पास, I चल रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 बाय R1 प्लस R2 है इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर लेके मल्टीप्लाई में ले आते हैं इसको। जब ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या इधर ये इसके मल्टीप्लाई में है ये फैक्टर, क्योंकि हम v के कोएफिशिएंट को क्या लेके चलना है, हमें यूनिट लेके चलना है। v का कोएफिशिएंट कितना लेके चलना है, यूनिट लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, e माइनस में i r। मींस i के साथ जो मल्टीपल रहेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपना ईएमएफ होगा, और ये क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। v को आपने v का कोएफिशिएंट हमने 1 रखना है, तो v का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, I डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आ गया, ठीक है। माइनस में क्या चल रहा है, v। अब मैं क्या करती हूँ, इस टर्म को इधर ले आती हूँ और v को इस साइड ले आएंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस में I इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया है, R इक्विवेलेंट आया है। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, R इक्विवेलेंट को, और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, EMF इक्विवेलेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, EMF इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फैक्टर था इधर मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया, इस साइड आके डिवाइड में हो गया, और जब इसी के डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इस फैक्टर को हम 1 बाय में इनटू में कर देंगे, क्योंकि i के हम मल्टीप्लाई में रखते थे इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो ये 1 बाय में था तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। तो ये पूरा फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब अपने R इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, EMF इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो तब का केस था जब अपने पास 2 सेल है और दोनों सेल का जो EMF है वो क्या है, अलग अलग है। अगर हम क्या लेके चले, इन दोनों सेल का EMF क्या लेके चले, सेम लेके चले, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, मींस हमने बिल्कुल आइडेंटिकल सेल ली है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इसका ये देखो EMF क्या आएगा, ये क्या हो गया, E बाय R प्लस ये भी क्या हो जाएगा, E बाय R डिवाइडेड बाय 1 बाय R प्लस 1 बाय R। तो E बाय R क्या आ जाएगा, 2 बाय R, सॉरी 2E बाय R, और ये 2 बाय R ऊपर जाके क्या हो जाएगा, R बाय 2, कैंसिल आउट होके कितना आया, E आया। कितना रिजल्ट आया अपने पास, E आया है। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब आप सेल को क्या करते हो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो, तो उस टाइम पर इसका जो EMF है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट EMF है वो कितना रहेगा, E ही रहेगा, ओके। तो ये तो केस आपने डिस्कस किया कब का, जब आपने केवल 2 ही सेल को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं क्या, n नंबर ऑफ सेल अगर आपने कंसीडर की है, अगर आप n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, कैसे सेल हैं, आइडेंटिकल सेल हैं, और उनको आपने कनेक्ट किया है कैसे, पैरेलली कनेक्ट किया है, तो उस टाइम पर जो अपने पास E इक्विवेलेंट होगा, EM इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अपना कितना आ जाएगा भाई उस टाइम पर, R बाय N आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R बाय N। अब देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर इन दोनों को आपने क्या लिया, सेम सेम लिया, ये आया है ना अपने पास R इक्विवेलेंट, अगर दो का केस था तब, तो इसको इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R प्लस 1 बाय R, एलसीएम कितना आ गया, 1 बाय 2 बाय R आ गया, 2 बाय R, इसको जब रिवर्स करोगे तो R क्या चला जाएगा ऊपर, कितना आया, R बाय 2 आया। R बाय 2 कब आ रहा है, जब अपने पास केवल दो सेल हैं, अगर वो आइडेंटिकल हो तो कितना आया, R बाय 2। अगर अपने पास n नंबर ऑफ सेल होंगी, कितनी होंगी, n नंबर ऑफ सेल अगर अपने पास होती हैं तो उस टाइम पर जो नेट इक्विवेलेंट आएगा उन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, R बाय N होगा। ओके, तो ये आ गया अपने पास R बाय N। अब हम देखते हैं कि पैरेलल के केस में जब आपने सेल को कनेक्ट किया है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, उस केस में आप जो करंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, E बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस R बाय N, राइट। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, E बाय में NR प्लस R डिवाइडेड बाय N, और इस n को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, NE बाय NR प्लस ये, ठीक है। अब ये आया है आपके पास इसका फॉर्मूला, दैट इज NE बाय NR प्लस R। ये आया है करंट का फॉर्मूला जब आपने सेल को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया है। तो आपने एक बात तो यहाँ पर देखी अच्छे से कि जब हमने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसके ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस पहले अगर एक सेल थी तो R प्लस R था, अगर आपने n नंबर ऑफ सेल कनेक्ट की हैं तो R बाय में आया है, इट मींस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिवाइड में होने की वजह से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और अगर ये डिनोमिनेटर लेस होगा तो डेफिनेटली I क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उस केस में जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट हम अचीव कर सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो ये अपने पास यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया। एक तो इस पॉइंट को आप स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन इज प्रेफरेबल टू अचीव मैक्सिमम करंट। ओके, दूसरे आप यहाँ से दो स्पेशल केस बनाएंगे। क्या, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 में आप एक कंडीशन लगा देंगे, चलो मैं ऊपर कर रही हूँ इसके स्पेशल केस। I इक्वल टू अपने पास आया है क्या, NE डिवाइडेड बाय NR प्लस R। ध्यान रहे पैरेलल के केस में N जो है वो मल्टीप्लाई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में, बट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन द N इज मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल केस 1 में बना रही हूँ क्या, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई है किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, देन दिस रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है अपना उसको हम क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। और अगर आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, NE डिवाइडेड बाय NR, और N से N कैंसिल आउट होके अपने पास रिजल्ट आया E बाय R। ओके, हाँ जी। तो अब हम दूसरा केस, इसका स्पेशल केस बना के चलेंगे। दूसरा केस, दूसरे केस में अपने पास NE डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है अपना वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। तो उस केस में दिस R कैन बी नेग्लेक्टेड। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप क्या करके चलोगे, नेग्लेक्ट करके चलोगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास ये था, इसमें से NR में से अगर आप इस स्मॉल कैपिटल R को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r बचेगा। अब आप देखोगे कि जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या किया है, बहुत ज्यादा हाई किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में, तो इसका जो करंट है वो n टाइम्स ज्यादा हो जाता है, किससे, एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या किया था, बहुत ज्यादा हाई किया था, किसकी कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें आपने अब इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला कि पैरेलल के केस में अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए
पहली बात तो सीरीज और पैरेलल में से मैक्सिमम करंट के लिए किसको प्रेफरेंस दोगे? पैरेलल को। और पैरेलल में से भी अगर आपने ज्यादा करंट चाहिए तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखोगे एज कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप स्पेशली हाईलाइट करेंगे अपने नोट्स में। उसके बाद ये था अपना थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन के बाद हम इसके एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो एक केस लेके चलते हैं जिसमें एक कार है, उस कार की आपको स्टोरेज बैटरी दी है जिसकी वोल्टेज कितनी है, मींस वो 12 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है कार के पास, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। क्या दे दिया आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमको कितना दे दिया? 0.4 ओम दे दिया है। और ये ईएमएफ ऑफ द सेल स्टोरेज बैटरी कितना दिया था? 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज ऑफ ए बैटरी दे रखा था ये आपको। और क्या दिया है? अब आपसे इतना डाटा देने के बाद आपसे पूछ लिया गया है कि वो जो बैटरी है उस कार की वो मैक्सिमम करंट कितना दे सकती है, ये बताइए। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम करंट कितना प्रोवाइड कर सकती है वो बैटरी। तो आप याद करो कि इस केस में जो हम फॉर्मूला फॉलो करते थे वो क्या था? E बाय आर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये फॉर्मूला था अपने पास। ओके, अगर आपको सर्किट ध्यान हो उसका तो क्या था? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लिया था हमने, यहाँ पर आपने सेल ली थी और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहाँ से करंट जा रहा है I, ये मैं E R, और R दोनों क्या है? सीरीज में है, तो E बाय R प्लस R, ये इस तरह से आप इसका फॉर्मूला निकालते थे। ठीक है, अब देखो भाई ये सारा डाटा है, इसमें अब आपको इस I की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। ये I मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये जो वैल्यू है ये क्या हो? मिनिमम हो। इस करंट I की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? केवल एक कंडीशन पर, जब ये वैल्यू अपनी क्या हो? मिनिमम से मिनिमम हो। अब देखो हम इसकी वैल्यू में कोई चेंज कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो आपको गिवन है। इस R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये भी गिवन है। तो अब आप चेंज किसको कर सकते हो? और कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो I की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है? तो वो दूसरा पैरामीटर अपने पास क्या है? R एक्सटर्नल है। क्या है? ये R एक्सटर्नल जो था। ठीक है, इस R एक्सटर्नल को अब अगर आप क्या कर देते हो? जीरो कर देते हो। अगर आपने R एक्सटर्नल की वैल्यू क्या कर दी? जीरो कर दी, तो उस टाइम पर जो करंट है वो स्टोरेज बैटरी क्या करेगी? मैक्सिमम देगी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है? 4, 0.4 था तो 4/10 हो जाएगा, और 4/10 क्या बन जाएगा? ये 120 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कितना लिया जा सकता है उस बैटरी से? 30 एम्पियर करंट हम ले सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो सेल दी हैं और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? R है, 1.5 वोल्ट की है। एक दूसरी सेल और है अपने पास, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना मान लिया? R मान लिया, और इस जो सेल का ईएमएफ वो कितना कंसीडर करके चलते हैं? 1.5। इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है इन सेल का, वो कितना दिया गया है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 1.4 वोल्ट। ठीक है, अब इस सेल के क्या है? इस सेल के अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है वो दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, और ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। ये मान लेते हैं 17 ओम का है, ये मान लेते हैं 17 ओम का है। राइट, तो ये एक्सटर्नल जो टर्मिनल
1.4 वोल्ट दिया है, सेल 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाली दो सेल हैं, उनका आपने पैरेलली कनेक्ट किया गया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 17 ओम के दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो दोनों के दोनों केस में है पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको इतना डाटा देने के बाद आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को क्या करो, कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल, चलते हैं। हाँ जी, तो सेल का जब भी केस आता है आप सबसे पहले करंट पे जाएंगे। करंट आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे हम, I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर, ये फॉर्मूला था अपने पास। ओके, तो जब ये दो सेल हैं और दोनों सेल कैसे कनेक्ट की गई हैं, दोनों की दोनों सेल पैरेलली कनेक्ट की गई हैं और पैरेलल में आपने याद किया था कि पैरेलल के केस में अगर अपने पास दो सेल हैं तो उनका ईएमएफ तो रहेगा सेम, जबकि उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वो आइडेंटिकल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मींस आप इस डायग्राम को फिर से कैसे बना सकते हैं, रीड्रॉ अगर करना चाहो तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, 1.4 वोल्ट, और ये जो दोनों सेल हैं अब एक ही सेल की तरह ट्रीट करेंगी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 और ईएमएफ कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट, और ये जो दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में जब ये कनेक्टेड है तो 1/Rp इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से इन दोनों को भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वो कितना हो जाएगा 7.5 ओम, मींस 1/17 प्लस 7.5 नहीं, ये 8.5 आएगा। 1/17 प्लस 1/17 को आप क्या करो, इक्वल टू 1/Rp आ जाएगा आपका, और इसको आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये था 1.5 वोल्ट R/2। अब इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो E कितना है, 1.5 है, डिवाइडेड बाय R कितना है अपने पास, 8.5 है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी एक्सटर्नल तो R था, R की वैल्यू आप पुट कर चुके हो। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, अपनी हाफ हो चुकी है। क्यों, क्योंकि दोनों सेल आपकी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और जब पैरेलल में सेल होती हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दो सेल हैं आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। n सेल होती तो कितना हो जाता, R/n हो जाता। ओके, इज इक्वल टू I। ठीक है, अब यहां से आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए, R की। अब एक और फॉर्मूला बता आपको, क्या, V इक्वल टू E माइनस में IR। फॉर्मूला तो क्या पता है, यहीं से आपने इसका निकाल सकते हो, मींस कैसे, I into R, कई बार हमने ये करके भी देखा जैसे E, और IR क्या बन जाएगा, V प्लस IR इक्वल टू E, और यहाँ से फिर V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E माइनस में IR। तो मींस ये रिजल्ट आपको पता है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 1.4 वोल्ट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अपने पुट कर ली कितनी, 1.4 वोल्ट इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, माइनस में I की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, तो इस I की वैल्यू को आप कैलकुलेट की थी, जो वैल्यू आपने वहां पर यहाँ पर पुट करोगे 1.5 डिवाइडेड बाय 8.5 प्लस R/2, 8.5 प्लस R/2 इनटू में, ये तो किसकी वैल्यू आई है, आपने एज इट इज वैल्यू पुट की किसकी, किसकी, I की, इनटू में क्या चल रहा है आपका R, तो R की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, R/2 पुट करोगे। ठीक है, तो 1.4 वोल्ट इज इक्वल टू 1.5 माइनस में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1.5 अपना ऊपर है, ये कितना आ जाएगा 17, 8 दूनी 16, हाफ का 1 प्लस 16 17 प्लस R डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में क्या चल रहा है आपके पास, R/2 चल रहा है, तो ये बाई का 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1.4 इक्वल टू 1.5 माइनस में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.5 R डिवाइडेड बाय 17 प्लस R, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा डाटा है इसको आप
0.1 और ये 0.1 से इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1.7 प्लस 0.1 आर, और ये आर चल रहा था अपने साथ में 0.1 आर इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.4 आर इज इक्वल टू 1.7 एंड आर इज इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाय 1.4 दैट इज इक्वल टू 17/14 ओम. ओके, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. ओके, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. डायग्राम देख के एक बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कि टिपिकल है, बट आप स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक और लेके चलते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 1 ओम है, और यहाँ पे अपनी जो बैटरी है वो 3, जिसका ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट है, और यहाँ पे एक दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, और ये कितना है 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और ये अपने पास एक और सेल कनेक्टेड है जिसका 1 ओम क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो ईएमएफ है इसका वो कितना अज्यूम कर लेते हैं 6, और यहाँ से ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका जो कनेक्टेड है वो कितना है 1.6 ओम. राइट, तो इस तरह से हमने मान लिया ये अपने पास क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन का. अब आपसे पूछा गया है क्या कि इसका मैक्सिमम मींस इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कितना फ्लो करेगा वो निकालो आप. तो करंट फ्लो करवाने के लिए आपको आपके पास फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, R प्लस R, I इक्वल टू E बाय R प्लस R. अब आपको पहले ये देखना है कि ये जो सेल का कनेक्शन दे रखा है ये किस तरह से दे रखा है, इसमें बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है. देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से नेगेटिव है, फिर ये क्या आगे पॉजिटिव, और ये प्लेट इधर से कैसे कनेक्टेड है नेगेटिव, मींस एक सेल को आपने रॉन्गली कनेक्टेड किया है. और मैंने आपको जब सीरीज कनेक्शन हमने स्टडी किया था तो बताया था कि अगर ये सेल आपकी इस तरह से कनेक्टेड है तो हम इसका कैसे लेके चलेंगे, E1 माइनस E2 लेके चलेंगे इस केस को. ठीक है, तो इस सेल का जो ईएमएफ है, एक सेल का ईएमएफ आप कैसा काउंट करके चलोगे, नेगेटिव काउंट करके चलोगे. और पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट आता था अपना, ई इक्विवेलेंट जो अपना रहता था वो कितना था, ई इक्विवेलेंट वो उसकी वैल्यू थी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. अगर 3 केस हैं तो ऐसे 2 होते तो 2 2, 4 होते तो 4 4 कर लेते. ओके, और जो R इक्विवेलेंट था अपने पास वो कितना था, R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ये. और अगर 1 बाय R इक्विवेलेंट का हो तो बात बराबर है, इसको आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सीधा R इक्विवेलेंट पूछो तो इसको 1 बाय में कर दो, और 1 बाय R इक्विवेलेंट पूछो तो ऐसे हो जाएंगे. ओके, तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ. फॉर्मूला आपको पता है, E इक्विवेलेंट निकालेंगे हम इसका. सबसे पहले E इक्विवेलेंट जब आप इसका निकालोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, E1 बाय R1. E1 कितना है 3, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको. E इक्विवेलेंट निकालते हैं हम इसका, E1 है अपने पास 3 डिवाइडेड बाय 1. अब देखो ये किस में आ गया, इस सेल का कनेक्शन चेंज हो गया, रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इसको हम इसका ईएमएफ क्या लेके चलेंगे नेगेटिव, माइनस में 4 बाय 2 प्लस 6 बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1. ध्यान रहे आप प्लस या माइनस केवल ईएमएफ के साथ करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होके चलेगा, एड अप होके चलेगा. राइट, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा. राइट, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 माइनस 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय
क्या निकालेंगे हम, आर इक्विवेलेंट देखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या कहता है, 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय में 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय में 5 बाय 2 मीन्स 2 बाय 5 ओम। ये अपने पास क्या आ गया है, आर इक्विवेलेंट आ गया। ओके, अब आर इक्विवेलेंट आने के बाद ई इक्विवेलेंट आने के बाद आपको कैलकुलेट क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई का फॉर्मूला आपको पता है तो पुट करो। ई की वैल्यू कितनी आई है 2.8 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस ये वैल्यू कितनी है 2/5, तो इसको सोल्व करते हैं 20 ऊपर 28 है या 2.8, 2.8 इट्स 2.8 ओके 2.8, 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10 प्लस 2/5, तो कितना आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया आपने 10 और 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 20 क्रॉस 10 एंड इट्स विल बी 1.4। आई आप निकाल रहे हैं तो आगे क्या लगा देंगे एम्पियर। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है जो कि आपको कैलकुलेट करना था, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द